नमस्कार दोस्तों, एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। 8 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर मतदान हुआ है। डिटेलिंग करें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सभी 7 सीटों के अलावा उत्तर प्रदेश की 14 सीटें, हरियाणा की 10 सीटें, झारखंड की 4 सीटें और ओडिशा की 6 सीटों पर, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8-8 सीटों पर, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर शनिवार को मतदान हुआ है। ये चुनाव कई मायनों में बहुत खास है और कहा जा रहा है कि गांधी परिवार ने पहली बार कांग्रेस को वोट नहीं दिया। तो ये क्यों कहा जा रहा है? इस बार जेल से आकर के एक मुख्यमंत्री ने चुनाव प्रचार किया। ये भी बड़ी अनोखी बात है, ऐसा कभी नहीं हुआ। और 11 साल के बाद दिल्ली की फिजाएं भी बदली-बदली सी लग रही हैं। 6 छठे फेज़ के चुनाव प्रचार में हम नज़र डालते हैं और देखते हैं कि क्या-क्या सीन बन रहा है। मेरे आज के बहुत ही खास मेहमान हैं, वरिष्ठ पत्रकार अनिल भास्कर जी। मैं उनको जोड़ लेती हूँ और उनसे समझते हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, नमस्कार। सर 8 राज्यों की जो 58 सीटें हैं, इन पे क्या सीन देख रहे हैं, इसको भी मैं समझना चाहूँगी। लेकिन इससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस बार वोटर जो है किस मुद्दे पे बाहर निकला है? उसने किस मुद्दे पे मतदान किया है? नहीं देखिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि किस मुद्दे पर बाहर निकला है क्योंकि ये अलग-अलग क्षेत्रों में, अलग-अलग राज्यों में चुनाव हैं, वहाँ के स्थानीय मुद्दे अलग होते हैं निश्चित तौर पर। हालाँकि उनका इस बार के चुनाव में बहुत ज़्यादा असर या बहुत प्रभाव नहीं दिखने को मिला है अब तक। अब तक के जो पिछले 5 चरण के चुनाव हुए हैं, उसमें खासकर ऐसा कोई सं तराशने की कोशिश होती है, उसको तोलने की कोशिश होती है। तो इस लिहाज से ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि वोटर किस मुद्दे पर बाहर निकला होगा, क्योंकि अगर हम असर की भी बात करें, मुद्दों के असर की, तो वो मेरे हिसाब से अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग स्थितियाँ बनती भी दिखती हैं और टर्नआउट का ट्रेंड भी उसी पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है। आज 5 बजे तक का जो परसेंटेज है, वो इस तरीके से है सर। तो आप जी। देख पा रहे हैं कि अभी समय है, अभी और मतदान होने की उम्मीद है। तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि उत भाजपा के अगेंस्ट में कांग्रेस इंडिपेंडेंटली लड़ी थी और सपा और बसपा का गठबंधन था। पर इस बार एक बदलाव ये है कि इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है और बसपा अकेली चुनाव लड़ रही है। तो पिछले जो अभी हम जो छठे चरण में जिन 14 सीटों की बात कर रहे हैं, अगर हम उनके पिछले रिजल्ट को देखें तो इनमें से 9 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी, जबकि बाकी की 5 सीटें जो है वो सपा-बसपा गठबंधन ने जीती और उसमें भी सपा के हिस्से सिर्फ 1 सीट आई थी और वो आजमगढ़ की सीट थी, जबकि बाकी की 4 सीटें जो हैं, वो बसपा ने जीती। इस बार समीकरण जैसे मैंने कहा कि पिछली बार के मुकाबले बदला हुआ है और न सिर्फ एक गठबंधन का समीकरण बदला है, बल्कि जो सपा सपा के स्तर पर जो उसके चुनावी रणनीति हुआ करती थी पिछले चुनावों तक, उसमें भी एक खासा बदलाव इस बार दिखा है।
वो बदलाव इस प्रकार की पहले हम मान के चलते थे कि जो सपा है वो MY फैक्टर को सामने रख करके चुनाव मैदान में उतरती है। बट इस बार उसने इस MY के फार्मूले को थोड़ा चेंज किया है। अब वो जो उनका नया फार्मूला है, चुनावी फार्मूला, वो PD है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो इसमें इन्होंने दलित को और पिछड़े को M की Y की जगह इन्होंने इन दोनों ही वर्ग को जोड़ने की कोशिश की है, जो वास्तव में एक बहुत बड़ा मतदाता वर्ग है उत्तर प्रदेश में। और खासकर जो पूर्वांचल की जिन सीटों की बात हम कर रहे हैं, इन 14 सीटों पर खास करके दलित और OBC, इनका एक बड़ा असर है, इनका एक बड़ा वर्ग है जो चुनाव को प्रभावित करता है सीधे तौर पर। तो इसका असर हमें इस बार जो आपने सुल्तानपुर की बात कही, जहां से भाजपा ने मेनका गांधी को दोबारा मैदान में उतारा है, तो उसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पिछले चुनाव में जो सबसे नजदीकी प्रतिद्वंदी रहे थे भाजपा के या मेनका गांधी के, वो थे चंद्रभद्र सिंह। उनको वैसे वहां क्षेत्र में सोनू सिंह के नाम से वो ज्यादा चर्चित और प्रचलित है, और वो उस क्षेत्र में उनका काफी व्यापक असर भी दिखता है, खास करके सुल्तानपुर का जो शहरी क्षेत्र है वहां पर। लेकिन इस बार वो पिछली बार वो बसपा की सीट से जीत कर आए थे, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि ऐन चुनाव से पहले वो सपा में शामिल हो गए। लेकिन सपा ने वहां अपना उम्मीदवार बनाया रामगोपाल निषाद को, जो उनके पूर्व मंत्री भी रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के। अब ये माना जा रहा है कि जो एक खासा बड़ा वोट बैंक, चूंकि वो 14,000 से ही हारे थे पिछला चुनाव, तो निश्चित रूप से उनको एक बड़े वर्ग का जन समर्थन प्राप्त है, मतदाताओं के एक बड़े वर्ग का आशीर्वाद है उनके साथ। तो अगर वो आशीर्वाद जो रामगोपाल निषाद के जो अपने पारंपरिक वोट बैंक के साथ जुड़ जाता है किन्हीं स्थितियों में, तो ये मेनका गांधी के लिए एक बड़ी चुनौती पैदा करने की स्थिति मतलब पैदा कर सकती है, और जिसके पूरे आसार भी दिख रहे हैं। हालांकि इस बार बसपा उस स्तर के अपने कैंडिडेट उदराज वर्मा जी, उनके जो कैंडिडेट हैं वहां पे, वो उस लेवल के हम लोग नहीं मानते कि वो कोई बहुत बड़ा प्रभाव डालने की स्थिति में इस बार चुनाव में है। लेकिन हालांकि वो भी कुर्मी जाति से आते हैं, और निषाद जी निश्चित तौर पर निषाद जाति के एक बड़े नेता है वहां पर, और अगर उनको सोनू सिंह का समर्थन मिल जाता है, तो इस तरह हमें लगता है कि अल्पसंख्यक, OBC और दलित, उसके साथ जो यादव भी हैं OBC के एक हिस्से के तौर पे, ये सब मिल जाते हैं। अगर उनके वास्तव में इन मतदाताओं तक ये संदेश दे कि उनको जोड़ने में ये नेता सफल और ये दल सफल हो जाते हैं, तो एक बेहद कठिन स्थिति पैदा होने वाली है मेनका गांधी के लिए, भाजपा प्रत्याशी। छठे चरण में 14 सीटों पर चुनाव हुआ है सर यूपी में, और जो भाजपा नारा लेके चल रही है 400 पार का, अब यूपी में जो भी स्थिति बनेगी उसके आधार पर ही उस नारे को वो टच कर पाएंगे। क्या कहते हैं सर आप? और देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है, वैसे मैं इस तरह की भविष्यवाणियों में विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन हाँ, जो जमीनी स्थिति है और जिस तरह की राजनीतिक चर्चा चारों ओर देखने सुनने को मिल रही है, उसके आधार पर मुझे लगता है कि 400 पार का नारा तो बीजेपी का नारा है, हम उस नारे के साथ खड़े नहीं हो सकते। लेकिन उत्तर प्रदेश जिस मतलब चुनाव में जीत की स्थिति तक पहुंचाने में उत्तर प्रदेश पिछली 2 बार के चुनावों में जिस तरह से उसका सहायक समर्थक रहा है, इस बार भी रहेगा। और पिछली बार मुझे जहाँ तक याद है, शायद 80 में से 64 सीटें बीजेपी ने जीती थी, तो जी। उतनी सीटें करीब इस बार वापस बीजेपी को मिलनी चाहिए, ऐसी मुझे उम्मीद है। और हरियाणा का क्या सीन देखते हैं, क्योंकि खट्टर जी भी आज मैदान में हैं? हाँ, हरियाणा का चुनाव भी निश्चित रूप से बेहद दिलचस्प हो गया है। जी। पिछली बार 10 में से 10 बीजेपी ने जीती थी सीटें।
और तब भी मेरे ख्याल में बीजेपी अकेली ही लड़ी थी। और इस बार जो है वो बीजेपी इस बार भी अकेली है, क्योंकि उनके जो विधानसभा चुनाव में जो दुष्यंत चौटाला की जो जननायक जनता पार्टी जेजेपी जो है वो अभी आपको मालूम होगा 2-3 महीने पहले उन्होंने सरकार से समर्थन वापस लिया और अपने आप को जो भाजपा गठबंधन है उससे अलग कर लिया स्टेट की पॉलिटिक्स में। तो इस बार वो भी चुनाव मैदान में है। लेकिन जो गठबंधन है वो सिर्फ आम आदमी भाजपा के खिलाफ की बात कर रहा हूँ, भाजपा के मुकाबले की बात कर रहा हूँ। तो जो गठबंधन इंडी गठबंधन जिसकी जो है मुख्य गठबंधन, उस गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है। अब इनके अलावा जो चुनाव लड़ रहे हैं वो जो चौटाला ब्रदर्स, जी। वो इनेलो भी है और वो जेजेपी भी है। और एक मजे की बात ये है कि वहाँ चूंकि 27% 22% मोटे तौर पर जाट है और 4 या 5 सीटों पर जो लोकसभा की 4-5 सीटें हैं उस पर तो उनका सीधा-सीधा वो निर्णायक फैसला सुनाते हैं। और बाकी की जो 6 करीब सीटें हैं उनमें भी उनका उनकी भूमिका काफ़ी कह सकता हूँ असरदार होती है। अब इस बार ये जो जेजेपी का बीजेपी से अलग होना मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद होगा। इससे बीजेपी को फ़ायदा होना चाहिए। उसका कारण ये है कि देखिए चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों, चाहे चौटाला हों, ये दोनों ही जाटों की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। यानी इनका जो प्रमुख वोट बैंक रहा है हमेशा से वो जाट रहे। अब जाट 3 हिस्सों में बँटने जा रहे हैं। वो कांग्रेस में भी जाएँगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी जाएँगे और उसी जाट बिरादरी का एक हिस्सा इनेलो के साथ भी खड़ा होगा और उसी जाट बिरादरी का एक हिस्सा चौटाला दुष्यंत के साथ यानी जेजेपी के साथ भी खड़ा होगा। तो कुल मिलाकर जो ये जाट मतों का जो बँटवारा है वो मुझे लगता है कि उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलना चाहिए। और दूसरा आपने आपने सर बहुत बड़ी बात कही है। और जब आप जाट वोटों की बात करते हैं, तो जो अमित शाह की स्ट्रैटेजी है, प्लस जो पुरस्कृत किया गया है चौधरी चरण सिंह जी को, वो भी कहीं न कहीं आप फैक्टर मानते हैं? देखिए उसका जितना प्रभाव हम लोगों को पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, उस स्तर का प्रभाव कम से कम हरियाणा में तो नहीं नज़र आया। या जिस तरह भी जैसे चौधरी चरण सिंह जी को जब भारत रत्न देने की घोषणा हुई थी, तो जिस तरह का पुरजोर विरोध समर्थन हमने पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में देखा है, उस तरह का समर्थन या स्वागत हमने हरियाणा में नहीं देखा। यहाँ किसी के राजनीतिक मंच से उस तरह का स्वागत हुआ हो या किसी राजनीतिक दल ने खुलकर इस तरह से, चाहे वो चौटाला ब्रदर्स की दोनों पार्टियां हों और या फिर खट्टर साहब खुद हमारे भूपेंद्र हुड्डा जी हों, तो उस तरह का जो स्वागत था वो हमें दिखा नहीं। अब यह नीचे हम कहते हैं डाउन द लाइन नेताओं के नीचे असली तो वोटर हैं, जो आम जनता है, जो आम मतदाता है, इस चुनाव में भूमिका तो उनकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उन तक बीजेपी कितना इस चीज को, इस संदेश को उन तक पहुंचाने में सफल हुई, मुझे इसमें थोड़ा संदेह है। मैं इसलिए और क्योंकि जो वहाँ हरियाणा के किसान हैं, वो पंजाब के बाद सबसे ज्यादा अगर सरकार के खिलाफ एमएसपी के मुद्दे पर अगर सबसे ज्यादा उन्होंने मुखर विरोध जताया, तो हरियाणा के किसान हैं। अभी हाल तक आपको मालूम होगा कि अम्बाला के पास उन्होंने हाईवे को डिस्टर्ब करके रखा जी। हुआ था। तो उनकी नाराजगी भी मुझे लगता है कुछ हद तक भाजपा को इस बार नुकसान पहुंचा। तो इसलिए जो 10 पे 10 सीटें जितनी आसानी से पिछले चुनाव में भाजपा निकाल ले गई थी, अब मैं जैसे मैंने शुरू में कहा कि मैं सीटों की तो कोई भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन मैं ये ज़रूर दावे से कह सकता हूँ कि भाजपा के लिए इस बार का चुनावी मुकाबला पिछली बार की तरह आसान नहीं होगा। इस बार उनको कड़ा टक्कर मिलेगा, लेकिन फ़ायदा भी दूसरी तरह होगा क्योंकि जात के वोट बटें।
आपने सही कहा सर, दिल्ली की 7 सीटों की बात करें, तो वहाँ पर क्या सीन देखते हैं? वहाँ पर 2 बड़े ऐसे मुद्दे हैं, एक मुद्दा तो खामखा का बन गया है, स्वाति मालीवाल का, जो उसके साथ मारपीट हुई है। सीएम हाउस में मारपीट हुई, जो कभी नहीं हुई। सीएम के पीएस ने मारपीट की, ऐसा भी कभी नहीं सुना गया। प्लस अरविंद केजरीवाल जो सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, जेल से आए हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, उन पर बहुत बड़ा शराब घोटाले का मामला उनके साथ चिपका हुआ है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए 7 सीटों का भविष्य क्या देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत और स्वाति मालीवाल से मारपीट, इन 2 घटनाओं से पहले ही आम आदमी पार्टी वहाँ कड़े मुकाबले में नहीं थी। इससे पहले भी नहीं। जिन 7 सीटों जो 7 सीटें हैं दिल्ली की, आपको मालूम ही है कि उसमें बीजेपी ने इस बार रणनीति के तहत केवल एक ही कैंडिडेट को रिपीट किया है, वो है मनोज तिवारी, जो उत्तर पूर्वी सीट से भाजपा हुँ, के हुँ। उम्मीदवार हैं। पिछली बार भी थे, जीत कर आए थे और इस बार भी। बाकी की जो 6 सीटें हैं, उन सीटों पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी बदले और कुछ नए चेहरों को भी उन्होंने मौका दिया है। जी। दूसरा, भाजपा का जो एक कह सकते हैं कि वोट बैंक है, वो बहुत सशक्त है यहाँ पर, खास करके लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। या हम कह सकते हैं कि एक मोदी समर्थक वोटर जो है या वोट बैंक है, वो बहुत इंटैक्ट है और बहुत मजबूत है। इसलिए आप देखें कि पिछली बार 67 और फिर 62 सीटें जीतने के बावजूद आम आदमी पार्टी पिछले चुनाव में लोकसभा की एक नहीं पा, जबकि इतना प्रचंड बहुमत उसको विधानसभा के चुनाव में मिला। पहले 67 सीटें जीती आउट ऑफ 70, 70 में थे। फिर 62 सीटें जीती हैं जो पिछले चुनाव में। बावजूद इसके लोकसभा चुनाव में मुझे नहीं लगता कि उसके लिए जिस स्तर का प्रयास होना चाहिए वो करने में आम आदमी पार्टी सफल रही है। अब उनकी अंदरूनी लड़ाइयाँ भी तेज होती चली जा रही हैं और वो लड़ाई नई नहीं है। इससे पहले जितने संस्थापक थे आपने देखे कि सारे के सारे निकल गए। खैर वो एक अलग विषय है, अभी हम अपने आप को चुनाव पर केंद्रित करें अगर, तो मुझे जी। लगता है कि एक पश्चिम दिल्ली की जो सीट है, वो जी। थोड़ी कठिन हो सकती है भाजपा के लिए इस बार। बाकी 6 सीटें हैं जिस पर आपने कन्हैया कुमार का भी ज़िक्र किया, मुझे नहीं लगता कि कन्हैया कुमार कोई बहुत बड़ी चुनौती देने की स्थिति में है मनोज तिवारी को उत्तर-पश्चिम सीट पर। हाँ, जो एक जीती हुई सीट थी पश्चिम दिल्ली की जिसमें पिछली बार महाबल मिश्रा को प्रवेश वर्मा ने हराया था। इस बार उस प्रवेश वर्मा को आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट महाबल मिश्रा को अपना कैंडिडेट बनाया है और भाजपा ने उनके खिलाफ एक नया कैंडिडेट जो क्या उनका कमलजीत सहरावत उनको खड़ा किया है। जहाँ चूँकि पूर्वांचल के ठीक-ठाक मतदाता हैं वहाँ पर पश्चिम दिल्ली की सीट पे। उनकी लगभग मानते हैं कि 30-32% जो है, वो पूर्वांचल के मतदाता हैं, जिसका सीधा फ़ायदा महाबल मिश्रा को मिल सकता है। कमलजीत सहरावत उसमें सेंध लगाने में नाकाम रहेंगी, ये मेरा मानना है। क्योंकि पूर्वांचल के जो मतदाता हैं, उनका एक अलग माइंडसेट है। वो उनकी भाषा में बात करने वाले लोग मिल जाएँ, उनकी तरह खान-पान वाले लोग मिल जाएँ, तो उनके तरह कपड़े पहनने वाले लोग मिल जाएँ, उनके जैसे सांस्कृतिक विचारधारा वाले लोग मिल जाएँ, तो वो फिर उनसे अपने आप को इस कदर जोड़ लेते हैं कि फिर वो चाहे दोस्ती निभानी हो या चाहे वो चुनाव में निभाना हो, वो हर स्तर पर जाकर के अपना वो सहयोगी, समर्थक का रिश्ता निभाते हैं। ये उनकी अपनी एक विशेष खूबी है। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस बार चुनाव में महाबल मिश्रा का दामन छोड़ेंगे, वो निश्चित रूप से आएँगे। बाकी जो 60% वोटर बचते हैं, उनका शिफ्ट किधर होता है,
ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और जैसे प्रवेश वर्मा होते तो मैं वापस मान सकता था कि प्रवेश वर्मा कड़े मुकाबले के बावजूद निकल जाएंगे, मगर इस बार थोड़ा कठिन है ये कमलजीत सहरावत के लिए महाबल मिश्रा से पार पाना। लेकिन बाकी सर की जो 6 सीटें हैं उस पर मुझे कहीं कोई संदेह नहीं है, जबकि जी उसमें भी नए कैंडिडेट्स आए हैं। चाहे वो हर्ष को लेके आए हैं हम लोग, बांसुरी को लेके आए हैं, स्वराज को लेके आए हैं, हर्ष मल्होत्रा को लेके आए हैं, या जो भी दूसरे नए कैंडिडेट्स हम बीजेपी ने प्लांट किए हैं अलग-अलग, क्योंकि उनका कोई वहाँ पर उनका कोई प्रतिरोध नहीं है। कांग्रेस की स्थिति तो आप जान ही रहे, जब एन चुनाव से पहले उनके प्रदेश अध्यक्ष छोड़कर किसी और दल के शामिल हो जाते हैं। तो पार्टी की स्थिति बहुत खराब है, और वो भी सिर्फ कैंडिडेचर को के विरोध में अगर ऐसा हो रहा है, तो मान के चलिए कि पार्टी चुनाव लड़ने से पहले ही चुनाव हार चुकी है कांग्रेस पार्टी। सही कहा आपने। दिल्ली की ही 7 सीटों की पर मैं फिर से आती हूँ, इसलिए क्योंकि जिस समय आपसे भी बात हुई थी, सीटों के बँटवारे की बात हो रही थी, उस समय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट थे। लेकिन जब ऊँट पहाड़ के नीचे आ गया, आई मीन केजरीवाल, जी। तब ये थोड़ा झुके, तब इन्होंने मुलाकातें की, तब इन्होंने एक-दूसरे को फूल दिए, लेकिन उस समय तक चीज़ों में बहुत देर हो गई थी। एक बात। दूसरी बात जो आपने कहा है कि ये मुद्दे स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट एंड शराब घोटाला, ये अभी-अभी के मुद्दे हैं, है ना? यही आप कह रहे हैं ना? लेकिन जो मतदाता होता है, जो रीसेंट उसके सामने इंसिडेंट समझ लीजिए, मुद्दा समझ लीजिए, वो उसके दिमाग में आज अगर कोई वोट डालने गया है, तो उसके दिमाग में ज़रूर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट होगी। शराब घोटाला 1 मिनट के लिए उनके दिमाग से जा भी सकता है। लेकिन ये मतलब ऐसा नहीं है कि वो इसे इग्नोर करें सर। क्या नहीं, कहते हैं? बिल्कुल इग्नोर बिल्कुल नहीं हो सकता है, और खास करके जो शराब घोटाले का मामला है। आप ऐसे देखिए कि शराब घोटाले ने इस पार्टी के का पूरी तरह से कह सकते हैं कि इनको अनावृत कर दिया, नंगा कर दिया इस पार्टी जी, को। क्योंकि जो पार्टी खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन के तौर पर उभरी थी, जिसने ये कसम खाई थी, जिस पार्टी के मुखिया या बाकी संयोजक ने कसम खाई थी कि भाई कुछ भी हो, हम भ्रष्टाचारियों को के साथ कभी खड़े नहीं होंगे, हम उसके खिलाफ हमेशा लड़ेंगे, उनको नस्तानाबूद कर देंगे। पता नहीं जाने किस-किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया करते थे खुद अरविंद केजरीवाल। जब वो शीला दीक्षित के सरकार चुनाव मैदान में 2013 में, जी, जी। लेकिन फिर इमीडिएटली उन्होंने उसके साथ सरकार चलाने की कोशिश भी की, जो पूरी तरह नाकाम रही। लेकिन वापस वो अब कांग्रेस पार्टी के साथ एक गठबंधन में शामिल है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो 4 और 3 का फ़ॉर्मूला बना है यूपी में, जो सीटों का बँटवारा हुआ है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पूरी तरीके से शराब घोटाले में फँस चुकी। अगर ये ना फँसे होते तो शायद ये कांग्रेस को 1 सीट भी दिल्ली में देने को राज़ी नहीं होते। और जहाँ तक मतदाताओं के ऊपर प्रभाव की बात है, मैंने आपसे कहा कि महाबल मिश्रा को छोड़ दें तो बाकी 6 सीटों पर आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, इन दोनों के कैंडिडेट की हार वो सुनिश्चित है, ये मान के चलिए। अब रही बात सर कि शराब जी, घोटाले का कितना इम्पैक्ट आएगा, तो वो निश्चित आएगा, क्योंकि इसने पार्टी के कहते हैं ना कि पार्टी पे चढ़ाई हुई कलई को इसने उतार दिया है, पूरी तरीके से। आप इस तरह देखें कि जब इसको आप इस तरह से माप सकते हैं, इसका आकलन कर सकती हैं कि जब अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करके ईडी ले गई, तो अरविंद केजरीवाल को यह शायद भ्रम रहा था उससे पहले कि जिस दिन भी मैं अरेस्ट हो जाऊँगा, दिल्ली में उथल-पुथल मच जाएगी। दिल्ली में उनके समर्थक भूचाल ले आएँगे। जी, जी। मगर हुआ क्या? कुछ नहीं। 4 कार्यकर्ता सड़क पे नहीं आए। जी, 4 कार्यकर्ता, अरे कार्यकर्ता छोड़िए, कांग्रेस की तरफ से 4 लोग नहीं गए। एग्ज़ैक्टली।
तो इससे केजरीवाल साहब का ये भ्रम पूरी तरह टूट गया कि हमको दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग के नायक के रूप में स्वीकार किया है। जी, ये भ्रम टूट गया। बिल्कुल वो सही कह खुद रहे हैं। मान लिया कि जनता के बीच में अब ऐसी कोई छवि नहीं है। अन्यथा जब मुझे जेल ले जाया जा रहा था तो मेरे पीछे पूरी दिल्ली उमड़ पड़ी। जी, इसने सिर्फ केजरीवाल का भ्रम नहीं तोड़ा, इस घटना ने कांग्रेस का भी भ्रम तोड़ दिया। जो कांग्रेस अभी तक आम आदमी पार्टी को तवज्जो देना शुरू कर चुकी थी, जी, ये मानते हुए कि जनता में इस आदमी की, दिल्ली की जनता में गहरी पैठ बनती जा रही है, क्योंकि पहले 67 और फिर 62 सीट जिता करके इसको शासन चलाने का एक तरह से कहते हैं कि जनमत दिया है, अधिकार दिया है। तो वो कांग्रेस पार्टी भी, उसका भ्रम भी अब ये टूट गया कि केजरीवाल कोई जननायक नहीं है, क्योंकि उनके साथ बुरे वक्त में कोई जनता नहीं खड़ी। जी, तो ये कांग्रेस का भी भ्रम टूटा है, ये आम आदमी पार्टी का भी भ्रम टूटा है, और इसीलिए उसके बाद से कांग्रेस की तरह आम आदमी पार्टी में भी टूट जा रही है। बिल्कुल सही कहा है सर, बहुत बड़ी बात कही है आपने। एक चीज़ और जानना चाहती है एंड ऑफ दिस शो, अब जो अमित शाह की स्ट्रैटेजी है और जो बिहार में जो कुछ भी हुआ, बिहार में आज 4 सीटों पर चुनाव हुआ है एंड 4 झारखंड की सीटों पे हुआ है। थोड़ी-सी उस पे भी बात कीजिए, क्या देखते हैं वहाँ? बिहार मेरे ख्याल में 8 सीटों पर है ना जी, जी। बिहार में शायद 8। जी। तो बिहार की राजनीति तो आपके मतलब हम सब के लिए स्पष्ट है कि वहाँ सिर्फ चुनाव जो है वो आरजेडी लड़ रही है। वो जी। कांग्रेस तो सिर्फ और सिर्फ उस पर विक्रम के जैसे कंधे पे बैताल सवार रहता था, उसी तरीके से कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ आरजेडी के कंधे पे सवार हो गई है। उसका कोई जी, जी। वर्चस्व नहीं, कोई वजूद वहाँ बचा नहीं है। तो मुकाबला सीधे-सीधे इस बार आरजेडी वर्सेस एनडीए है, और एनडीए का पल्ला इस लिहाज से थोड़ा भारी दिखता है कि चूंकि अब नीतीश कुमार सौभाग्य दुर्भाग्य जैसे भी हों, अब चूंकि वो बीजेपी के साथ में है, तो कम से कम जेडीयू का जो एक कोर वोट बैंक है, हम मानते हैं कि उसमें से, हालांकि उसी कोर वोट बैंक में सेंध लगा करके बीजेपी ने पिछले विधानसभा के चुनाव में अपनी बढ़त भी बनाई, जी, जी। उसी के आधार पर, और वो जेडीयू से ज्यादा सीटें लाने में सफल भी हो गई। लेकिन उसका कुछ फायदा इस बार मिल सकता है दोबारा, जैसे पिछले चुनाव में भी बीजेपी को मिला था। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी को जो लोकसभा की सीटें हैं वो बिहार में पिछले चुनाव से ज्यादा है। अगर हम इन जी। टोटल की बात करें तो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां हम मानते हैं कि चलो कुछ सीटें कम भी हो सकती हैं, मगर जैसे उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि 2-4 सीटें कम है, 64 ना है, 60 सीटें हैं, 60 ना है, 55 सीटें हैं। क्योंकि यहाँ थोड़ा बहुत फिर भी एक आधार कांग्रेस पार्टी का है, जो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर, और समाजवादी पार्टी के बदले हुए जो इक्वेशन है, समीकरण है, तो चुनावी समीकरण, उससे हो सकता है कि दोनों का गठबंधन और जो उनका पीडीए का फार्मूला है, ये कुछ गुल खिलाए और कुछ बेहतर करे ये दल इस बार। लेकिन जैसे जम्मू कश्मीर में, हालांकि वहां बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही, आज भी जो अनंतनाग की सीट पर चुनाव हुआ है वो अपने आप में बड़ा रोचक है, अगर आपने उसका जिक्र नहीं किया कि मैं भी नहीं करता उसको। जी, जी। लेकिन जो कुछ स्टेट्स हैं जहां मुझे लगता है कि बीजेपी शायद इस बार बेटर करने जा रही है, उसमें हमें पश्चिम बंगाल से भी थोड़ी उम्मीद है। अगर हम उत्तर भारत की बात करते हैं तो पश्चिम जी, जी। बंगाल, उड़ीसा की भी बात करें, और बिहार से, यहाँ कुछ हमें बीजेपी को कुछ सीटों का फायदा हो। हरियाणा में कुछ नुकसान होगा, उत्तर प्रदेश में कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन उसकी जो भरपाई है वो निश्चित रूप से पूरब की कुछ सीटों से। आज पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी मैदान में हैं। अगर उनकी बात न की तो कहीं नाराज ना हो जाएं, तो उनके बारे में भी थोड़ी सी रोशनी डालिए। नहीं, वहां का चुनाव भी बड़ा दिलचस्प है।
जी। वहाँ का चुनाव भी एनडीए की जो है कि दोहरे क्षेत्र का चुनाव है। सॉरी इंडी गठबंधन के दोहरे क्षेत्र का चुनाव है कि जहाँ जी, जी। वो साथ भी हैं और साथ नहीं भी हैं। जी। तो वो कहते हैं ना कि हाथ में खंजर लेके दोस्ती करना। एक हाथ में खंजर, दूसरे हाथ से दूसरे में हाथ मिलाने वाली स्थिति है। हुँ, क्योंकि हुँ। देखिए वहाँ भी अभी तक जो आपने देखा होगा इंडी अलायंस पे जितने भी बैठकें अभी तमाम चीज़ें अभी अब घोषित तौर पर भी इस बार पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ नज़र आई होगी आपको। मगर वहाँ जहाँ अनंतनाग में जहाँ खुद पीडीपी की मुखिया वो चुनाव लड़ रही हैं, वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपना कैंडिडेट उतार रखा है। जी। जो क्या उनका खान अल्ताफ क्या नाम अल्ताफ वो जी, जी। एमपी के कैंडिडेट हैं और अल्ताफ भी चूँकि उनका भी एक अच्छा बैकग्राउंड रहा है पॉलिटिकल तो वो भी एक कड़ी चुनौती देने की स्थिति रखते हैं वहाँ। और उनसे भी मज़ेदार तो है जो वो अपना पार्टी ने जो अपना कैंडिडेट जफर इकबाल क्या नाम है वो खड़ा कर रखा है, जिसको भाजपा ने भी समर्थन दे रखा है घोषित तौर पर और मुझे लगता है कि जो गुलाम नबी आज़ाद जी की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी है, उसका भी शायद खुले तौर पे नहीं लेकिन अंदर खाने उसका भी सपोर्ट जो है वो जफर इकबाल को है। तो उस स्थिति में आज की तारीख में बताना बड़ा मुश्किल हो गया है कि जीतने कौन जा रहा है। अगर एनसीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस न लड़ रही होती वहाँ पे, तो शायद यह माना जा सकता था कि पीडीपी की जो अ, महबूबा मुफ्ती हैं, वो जीत जाएँगी बड़ी आसानी से। मगर एक जो ट्रायंगल बन गया है, एक जो त्रिकोणीय मुकाबला बन गया है, ये बड़ा रोचक हो गया है और इसमें मेरे लिए तो कम से कम ये भविष्यवाणी बहुत मुश्किल है कर पाना कि जीतने कौन जा रहा है। बल्कि मैं तो आपसे कहूँगा कि अगर वहाँ अ, इन सबको खारिज करते हुए जफर इकबाल चुनाव जीत जाएँ तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। सर हमने सारी बातें की और चूँकि ये देख रहे हैं, ये सभी जगह पे सुनने को, पढ़ने को, देखने को मिल रहा है कि जो ये गठबंधन है, ये कई बार बिखरा, कई बार बना, हमने उस पे चर्चा भी की आपके साथ और आखिरी दिनों में केजरीवाल आए तो थोड़ा-सी उसमें साँसें जो बची हुई थी, वो शुरू हुई। लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, एक आपसे टिप्पणी चाहती हूँ कि जो स्ट्रैटेजी अमित शाह ने बनाई, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं एक नोट चाहूँगी आपका। ये कौन-सा स्ट्रेटजी किस स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं? स्ट्रैटेजी चुनाव जीतने की। अब देखिए अगर हम इंडिया अलायंस को देखें, उनके पास कोई मुद्दा नहीं था। उनके पास एक ही मुद्दा था कि उन्हें नरेंद्र मोदी को उनकी बुराई करनी है, उनको गाली देनी है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं। इधर ये पूरी टीम काफ़ी दिनों से लगे हुए थे। तो जो मैं इसलिए कह रही हूँ कि अमित शाह की जो स्ट्रैटेजी रही है, उस पे आप अपना कमेंट दीजिए। कंप्लीट देखिए अ, अब इसको अमित शाह की स्ट्रेटजी आप मानते हैं। मैं तो पूरी तरह से इसको बीजेपी की स्ट्रेटजी कहूँगा कि बीजेपी ने एक स्ट्रेटजी जी, बनाई, जी। जी। वो सीधे ये थी कि हमें विकास और विकास की बात करनी है। ये आप गौर करें मोदी जी की जितने भी भाषण हुए हैं, जी, जी। वो विकसित हमेशा भारत। की शुरुआत उन्होंने ऐसे की। लेकिन बीच में थोड़ी स्थितियाँ बदली दूसरे-तीसरे चरण के चुनाव के बाद और दोनों तरफ से थोड़े-से कहते हैं आक्रामकता बढ़ी है भाषणों में। तो कुछ और मुद्दे भी शामिल होते रहे। मगर मुझे लगता है कि जो स्ट्रेटजी है या जिसको इस बार के चुनाव का हम सच भी मान सकते हैं, वो यही है। इस बार का जो चुनाव है बेसिकली, वो है विकास की गारंटी वर्सेस भ्रष्टाचार की गारंटी अगर मैं कहूँ तो मैं गलत नहीं। जी, जी। बहुत लोगों को यह बात बहुत सही कहा अजीब आपने। अजीब लग सकती है क्योंकि भाई आपके पास जो मोदी को हराने की जो स्ट्रेटजी आपकी है, वो आपके पास भी एक आपका एक ही नारा है। तो वहाँ क्या है कि जितने दल उसमें शामिल हैं, आप देख लीजिए कांग्रेस तमाम भ्रष्टाचार के मुकदमे उस पर हैं। आम आदमी पार्टी एक बहुत गहरे मुकदमे के उसमें है जिसमें कि मुख्यमंत्री तक को जेल जाना पड़ा है। जी। झामुमो
जिनके भी मुख्यमंत्री को वापस अपना इस्तीफा देके जेल जाना पड़ा दूसरी बार। जी। आरजेडी, जो इसी कांग्रेस ने जिसके मुखिया को जेल पहुंचाया था 1997 में। जी, जी। टीएमसी, जिन पे तमाम तरह के आरोप अभी सामने लगे हैं, और सबसे ताजा एग्जाम्पल जो था वो तो शिक्षक भर्ती घोटाले का था। तो आप इनमें जितने भी प्रमुख दल हैं देखेंगे, वो सब कहीं न कहीं उनमें उन सब के ऊपर में भ्रष्टाचार के मामले हैं। और अगर यह बीजेपी कहती है, तो लोगों को यह बात समझ में साफ-साफ आती है कि वास्तव में ये सारे भ्रष्टाचारियों का एक संगठन है या एक उनका अलायंस बन गया है, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ मोदी को हराने के लिए बना है। तो ये इसलिए इस गठबंधन के पास कोई नारा नहीं, इनके पास कोई विचारधारा नहीं। वो सिर्फ़ ये कि मोदी तानाशाह है, या मोदी संविधान को खत्म कर देंगे, मोदी चुनाव की व्यवस्था खत्म कर देंगे। तो ये सिर्फ़ झूठ के बुलंदे करके और उसको लेकर के मतदाताओं को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा दिलचस्प तो ये है कि जब एक तरफ भाजपा कहती है, चलिए हम कह रहे हैं अविश्वसनीय है नारा, अब की बार 400 पार, अविश्वसनीय, मैं खुद मानता हूँ। लेकिन जो बाकी गठबंधन है, जो दूसरा प्रतिद्वंदी गठबंधन है, वो ये भी बताने की स्थिति में नहीं है कि हमारा कितना आएगा भाई। वो ये कहते हैं, नहीं जी 400 पार की बात तो बेमानी, 300 भी नहीं आएंगी जी, 250 भी नहीं आएंगी जी। राहुल गांधी कहते हैं 150 से 170 सीटें आएंगी जी। मगर कोई भी घटक दल उस गठबंधन का ये कहने की स्थिति में नहीं है कि गठबंधन की कितनी सीटें आएंगी। मैं आज ही देख रहा था, एक टीवी चैनल पर शो बहस चल रही थी, उसमें जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से ये पूछा गया कि भाई आप बताएं कि यूपी में आप कितनी सीटें जीत रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम तो इतनी सीटें जीत रहे हैं जी, हम तो आधे से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। तो उस समय फिर भाजपा के प्रवक्ता ने चैलेंज किया कि आप केवल 20 सीटों का नाम हमें बता दें जो आप जीतने जा रहे हैं। और भाटी साहब 20 सीटें नहीं गिना पाए कि हम ये 20 सीटें हैं जो गिना पाएंगे। 6-7 पे जाते जाते फिर वो बाकी की सारी सीटें हम जीत जाएंगे। तो ये इनका आकलन है, ये इनकी चुनावी स्ट्रेटजी है, वो सबके सामने में खुली हुई है। तो इंडिया गठबंधन हमने बना लिया है, मगर उसकी सच्चाई क्या है ये भी जनता के सामने है। आप किसी एक दल से, जैसे अभी मैंने पीडीपी का एग्जांपल दिया, तो आपको जम्मू कश्मीर का, आप केरल चले जाएं, वहां क्या स्थिति है, आप पश्चिम बंगाल चले जाएं, वहां क्या स्थिति है। सारे दल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ आकर के एक दूसरे को, जब नेशनल टीवी पे आते हैं, एक दूसरे को डिफेंड करते हैं। पंजाब में क्या स्थिति है, यहाँ तो सही है, पंजाब में क्या हुआ। तो ये जो इनका दोहरापन है, इस गठबंधन का जो दो चेहरा है, जी। द्विअर्थी विचारधारा है, ये सब जनता के सामने में खुली हुई है। और इस पर जनता कितना विश्वास करेगी, मुझे लगता है कि ये 21वीं सदी की जनता है, ये बहुत सोच समझ रखने वाली जनता है, मतदाता है। अब इससे ये उम्मीद ना करें कि हम एक 5वीं, 6ठे, 7वें दशक के मतदाताओं की तरह जो है पर्चे पर वोट डालते हैं। तो इस जो आप जिसको अमित शाह की स्ट्रेटजी कहते हैं, मैं वो मानता हूँ कि वो एक भाजपा की सामूहिक स्ट्रेटजी है, जिसमें हम ये कमतर नहीं कह सकते कि जब उसकी स्ट्रेटजी बनती है तो उसमें नड्डा जी की भूमिका कम होती है, या फिर उसमें खुद प्रधानमंत्री की भूमिका कम होगी, या राजनाथ सिंह की भूमिका कम होगी। थोड़ी बहुत अपने-अपने स्तर से सभी लोग उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, और तब एक समग्र रणनीति तैयार होती है, जिसको लेकर के भाजपा चुनाव में जाती है। और यही बीजेपी के जो सक्सेस का मंत्र भी यही है। मोटे तौर पे देखें तो ये मंत्र है, और उसी आधार पे इन्होंने इस बार भी विकास की बातों को आगे रखा है सबसे ज्यादा, और उस पे चुनाव लड़ने की कोशिश की। और मुझे लगता है कि विकास से बेहतर सब्जेक्ट कोई है नहीं चुनाव के लिए। तो हम सब प्रोग्रेसिव लोग हैं, और आज की जो जनरेशन है वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव है। तो प्रोग्रेस उसके लिए उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी।
वो सर कहा आपने जाए बहुत सही कहा आपने और मेरे दर्शकों को आपने एकदम एक्सक्लूसिव जानकारी दी। आप मेरे शो के लिए समय निकाला, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।